तुम्हारी क्या चाहते हो, चाहत तुम्हारी ना हम जो कह दे कह ना सकोगी, लगती नहीं ठीक नीयत तुम्हारी, क्या देखते हो, सूरत तुम्हारी क्या चाहते हो, चाहत तुम्हारी ना हम जो कह दे कह ना सकोगी, लगती नहीं ठीक नीयत तुम्हारी, क्या देखते हो, सूरत तुम्हारी। तो रात के 10:05 का वक्त हो चुका है। दिल को थाम कर बैठिए रजनीगंधा के इस हसीन सफर में। आज आप रूबरू होंगे भारतीय सिने जगत की ऐसी दो महान शख्सियतों से जिन्हें भले ही हमने आज खोया, लेकिन उन्हें याद करना बिल्कुल लाजमी है। रोज 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 देखूं तुझे, नई नई लगे मुझे अंगों में अमृत की धारा, तेरे अंगों में अमृत की धारा। दिल की धड़क तेरी सीखी कोई रंग, तेरी बातों का अंदाज प्यारा, तेरी बातों का अंदाज प्यारा। शरारत से चेहरा चमकने लगा क्यों, शरारत से चेहरा चमकने लगा क्यों, ये रंग लाई बसंत तुम्हारा, क्या देखते हो, सूरत तुम्हारी। सोचो जरा, सोचो जरा, जाने जिगर बीतेगी क्या तुम पे अगर हमको जो कोई चुरा ले, तुमसे हमको जो कोई चुरा ले। किसी ने जो तुम्हें छीना, नामुमकिन है उसका जीना, कैसे नजर कोई डाले, तुम पे कैसे नजर कोई डाले। प्यार पे अपने इतना भरोसा, प्यार पे अपने इतना भरोसा, इतना मोहब्बत में फितरत हमारी, क्या देखते हो, सूरत तुम्हारी क्या चाहते हो, चाहत तुम्हारी ना हम जो कहते कह ना सकोगी, लगती नहीं ठीक नीयत तुम्हारी, क्या देखते हो, सूरत तुम्हारी। यकीन मानिए अगर आप इस गाने को सुनेंगे ना, तो मुझे नहीं लगता कि मुझे कुछ और भी उनके बारे में आपको बताने की जरूरत है जिन्हें हम आज आपसे मिलवाने के लिए लाए हैं, आज जिन्हें हम याद कर रहे हैं रजनीगंधा के जरिए। आज के दिन हमने उन्हें खोया, लेकिन श्रद्धांजलि के तौर पर हम आज उनसे जुड़ी हुई चीजें तमाम आप तक पहुंचाने के लिए बिल्कुल आपके साथ हैं। बात जब आती है उनकी, तो ऐसा अगर ये कहा जाए कि सुंदर चेहरे मोरे के मालिक थे वो, तो कतई गलत नहीं होगा। और अगर ऐसे में वो किसी से कह दें कि हाँ तुम्हारी चाहत चाहिए, तो कोई भी इस बात से कतई इनकार नहीं करेगा कि हाँ आपकी चाहत की दरकार है। और ये शख्सियत कोई और नहीं बल्कि भारतीय सिने जगत का वो नाम जिन्हें हम जानते हैं फिरोज खान साहब के नाम से। आज के दिन उन्हें हमने खोया था, तो रेनबो के जरिए, रजनीगंधा के जरिए श्रद्धांजलि के तौर पर हम उन्हें याद करेंगे, लेकिन साथ में एक शख्सियत और भी हैं जिनका जिक्र हम आगे आपसे करेंगे। फिलहाल अभी ये गाना आप तक।
नसीब है वो जिनको है मिली ये बहार जिंदगी में हर किसी को नहीं मिलता यहाँ प्यार जिंदगी में प्यार जिंदगी में सच है ये बात कि हर किसी को तमाम सारी चीज़ें नहीं मिलती जो उनके खाते में आई थी। राजसी अंदाज में उन्होंने अपनी ज़िंदगी को जिया और उसी राजसी अंदाज के साथ फिल्मों में भी जब भी कभी उनके अभिनय की बात आई उन्होंने हमेशा उसी तर्ज पर अपनी शर्तों के हिसाब से अपनी ज़िंदगी को जिया। कहते हैं कि खुद को किसी दायरे में बांध कर रखने वाली दुनिया को शायद कई बार सम्मोहन में बांध लेते हैं अपने। बॉलीवुड की दुनिया में जहाँ अभिनेता फिल्में खो देने के डर से अपनी छवि से बंधे रहते हैं तो वहीं एक अभिनेता ऐसा भी था जिसने खुद को किसी छवि में बनने नहीं दिया। उनका नाम आते ही स्टाइल, बिंदास अंदाज, उनके पैमाने जो उन्होंने गढ़े थे वो सभी आपके दिमाग के सामने आ जाते हैं। सूट बूट और स्टाइलिश डिफरेंट काइंड ऑफ जैकेट्स, सिर पर हैट पहनने वाला शख्स, चेहरा मुहरा सामने आते ही सिर्फ और सिर्फ एक नाम लेकर आता है, वो है फिरोज खान साहब, जिनके लिए कहा गया कि जब जन्म हुआ तो दूर दूर तक कहीं इस बात का अंदाजा नहीं था कि अभिनेता बन सकते हैं। लेकिन फिर शायद इसे तो इत्तेफाक कहा जाता है ना, जिंदगी इत्तेफाक लेकर आती है और इत्तेफाकन उन्हें भी ले आई उस दौर में जहां से बने वो भारतीय सिने जगत के एक महान अभिनेता।
पकड़ बढ़ाते हाँ मांग दुआ घटे न राह जाने वफा तेरी कसम कहते हैं दिल की बात हम घर कोई मेल हो सके आँखों का कील हो सके अपने को खुश नसीब जान वक्त को मेहरबान मान मिलते हैं दिल कभी कभी वरना है अजनबी सभी मेरे हमदम मेरे मेहरबान हर खुशी इत्तेफाक है हर खुशी इत्तेफाक है कल भी इत्तेफाक थी आज भी इत्तेफाक है जिंदगी इत्तेफाक है हुस्न है और शबाब है जिंदगी कामयाब है बज़्म यूं ही खिली रहे अपनी नजर मिली रहे रंग यूं ही जमा रहे वक्त यूं ही थमा रहे साज के लय पे झूम ले जुल्फ के खम को चूम ले मेरे किए से कुछ नहीं तेरे किए से कुछ नहीं मेरे हमदम मेरे मेहरबान ये सभी इत्तेफाक है ये सभी इत्तेफाक है कल भी इत्तेफाक थी आज भी इत्तेफाक है जिंदगी इत्तेफाक है ला 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 हफ्ते महीने बरसों नहीं सदियों से है ये पुराने तेरे मेरे याराने हो तेरे मेरे याराने हो गलियां में दरगाह बसती नहीं सारी दुनिया ही ये जाने तेरे मेरे यारानी हो तेरे मेरे यारानी हो हफ्ते महीने बरसों नहीं सदियों से है ये पुराने तेरे मेरे याराने हो तेरे मेरे याराने हो नैनों के काजल से पाँव की पायल से जुल्फों के आंचल से पूछो नैनों के काजल से पाँव की पायल से जुल्फों के आंचल से पूछो अपनी अदाओं से इन गोरी बाहों से तिरछी निगाहों से पूछो क्या मुझे हर जन्म में मिला साथ तेरा बीते हैं कितने जमाने तेरे मेरे याराने हो तेरे मेरे याराने
अगर यारानों की बात करें तो उनकी फिल्मों से याराने इस कदर थे कि बचपन से ही फिल्मों में जाने के सपने देखने लगे थे। 25 सितंबर 1939 बेंगलोर के एक मुस्लिम परिवार में जन्म हुआ उनका और नाम रहा जुल्फिकार अली शाह खान। अब आप नाम ही सुनिए, नाम ही इतना शाही और उसके बाद जब फिल्मों में आए तो अंदाज भी उतना ही शाही। कहते हैं कि जिस वक्त जन्म हुआ तो चूंकि पिता सादिक खान अफगानी मूल के थे और माँ फातिमा ईरान से ताल्लुक़ रखती थी, तो कहीं बेटे के चेहरा मोरा भी उसके अंदर वो खूबसूरती आनी बिल्कुल लाजमी सी बात थी। बच्चा जब पैदा हुआ तो लोगों ने कहना भी शुरू कर दिया कि आने वाले वक्त में जैसे किसी नायक की तरह दिखता है, और ये हुआ भी था। जिंदगी ने इत्तेफाक दिया कि वो एक नायक के तौर पर स्टैब्लिश भी हुए। ये वो वक्त था जब भारत में बोलती फिल्में बनने लगी थी और लोगों पर फिल्मों का जादू भी खूब चढ़ रहा था। भले ही उस वक्त के भारतीय समाज का एक बहुत बड़ा तबका फिल्मों में काम करने वालों को छोटा समझता था, लेकिन कई लोग ऐसे भी थे जो फिल्मों में खास से फैसिनेट हो रहे थे और फिल्मों में काम करने को बुरा भी नहीं मानते थे। उन्हीं में से एक रहे आकर्षक कद काठी स्टाइल के फिरोज खान। अच्छी बात ये थी कि कम उम्र में ही हॉलीवुड फिल्में देखने के मौके भी मिलने लगे और फिर हॉलीवुड स्टार्स के लुक्स और स्टाइल से बड़े प्रभावित होने लगे थे वो, और उसी उम्र में तय कर लिया था कि जब भी कभी फिल्मों में जाएंगे तो उनका स्टाइल भी बिल्कुल वैसे ही होगा। पढ़ाई लिखाई के बाद अब सीधा जो था ताल्लुक बम्बई से होना था, लेकिन चीज़ें इतनी आसानी से कहाँ होने वाली होती हैं। बहरहाल उन्होंने मन में जो बात रखी थी कि सपना सजोया था कि हाँ जाना है, तो उसके लिए उन्होंने अपने आप को बिल्कुल तैयार करना शुरू कर दिया था। जाग दिल दीवाना रुत जागी वसल यार की, जाग दिल दीवाना रुत जागी वसल यार की, बसी हुई जुल्फ में आई है सबा प्यार की, जाग दिल दीवाना रुत जागी वसल यार की, जाग दिल दीवाना। भीग
कहीं कली सी गुलजार की जाग दिल दीवाना रुत जागी वसल यार की जाग दिल दीवाना। पढ़ाई लिखाई हुई बेंगलोर के बिशप कॉटन बॉयज स्कूल और जर्मन हाई स्कूल से, और स्कूल के दिनों से ही स्टाइलिश लाइफस्टाइल मेंटेन करने लगे थे फिरोज खान साहब। इससे जुड़ा एक किस्सा भी है कि एक दफ़ा इनके पिता ने इन्हें एक नई मोटरसाइकिल दिलाई। मोटरसाइकिल इनकी पसंद की थी और चलते वक्त खूब आवाज़ करती थी, तो सोचा क्यों ना मोटरसाइकिल ले जाकर स्कूल में दोस्तों को दिखाऊं। लेकर चले गए नई मोटरसाइकिल को अपने दोस्तों को दिखाने के लिए। जब स्कूल पहुंचे तो स्कूल में बच्चों का मोटरसाइकिल को जो था उसको लाना मना था उस वक्त में, लेकिन ये तो उनको तो लेके जाना था क्योंकि हमेशा अपनी ही तर्ज पर जिंदगी जीते थे, तो सुनना किसी की थी नहीं, तो लेकर पहुंच गए। और हुआ फिर वही, स्कूल में जुर्माना भी इन पर लगाया गया। कम उम्र से ही कहते हैं कि जो शौक थे उनके उसको उन्होंने कभी नहीं रोका, और वो शौक जो उनका घोड़ों से था या फिर हाथियों से था उनकी आगे आने वाली फिल्मों में भी नजर आया था, जिसका जिक्र हम आपसे आगे जरूर करेंगे। लेकिन जैसे हर पिता चाहता है कि बेटा पढ़ लिख जाए, तो वैसे ही फिरोज खान साहब के पिता भी चाहते थे कि पढ़ लिख कर बैरिस्टर बन जाएं। लेकिन अभी तो कहानी कुछ और ही होने वाली थी ना, क्योंकि पिता चाहते थे कि बैरिस्टर बने, लेकिन शायद उनका मन चूंकि पढ़ाई लिखाई में था नहीं, पिता ने बैरिस्टर बनने के लिए लंदन भेजने की तैयारी भी शुरू कर दी थी। लेकिन बचपन से ही हीरो बनने का सपना देखने वाले फिरोज कहाँ मानने वाले थे उनकी इस बात को। उनको तो मुंबई जाना था और फिर वहाँ जाकर हीरो बनना था। लिहाजा अपनी उसी तर्ज पर उन्होंने बम्बई जाने का फैसला कर लिया, और जब बम्बई आए तो वही हुआ जो हमेशा होता है किसी भी अभिनेता के अभिनेता बनने से पहले वाला जो संघर्ष है वो उन्हें यहाँ पर उठाना पड़ा। शुरुआती दौर के कुछ छोटे मोटे संघर्ष के बाद कुछ फिल्मों में छोटे मोटे सीन भी मिल गए, और उसके बाद कहते हैं कि आ गया वो वक्त जब था 1956, जिसमें उनको एक फिल्म मिली जिसका नाम था हम सब चोर हैं। छोटा सा किरदार उसमें था, किरदार इतना छोटा था कि बस छोटे किरदार की तरह ही वो निकल भी गया, किसी ने बहुत नोटिस नहीं किया। फिर इसी जद्दोजहद में उन्हें बड़े सरकार, जमाना और दीदी जैसी फिल्मों में सेकंड लीड रोल में काम करने का मौका मिला, और कुछ वक्त के बाद एक आध फिल्में ऐसी भी आई जिनमें बतौर अभिनेता भी अपीयर हुए। लेकिन अभी भी ज़रूरत थी एक ऐसी फिल्म की जो उनको थोड़ा सा नाम दिला सके, स्टैब्लिश कर सके। तो इसी दौर में आई ऊंचे लोग, उनके करियर की पहली हिट कहते हैं कि बतौर अगर अभिनेता देखें तो मानी जाती है, लेकिन अभी रुकना था, विराम था। सनसेट में नरगिस के साथ रात और दिन में दिखे, और अब फिरोज खान के लिए इंडस्ट्री में वो रुतबा हासिल करने की जद्दोजहद और बढ़ गई थी जिसकी उन्हें ख्वाहिश थी। तो कैसे मिला उनको वो रुतबा, वो जद्दोजहद कैसे ख़त्म हुई, हम आपको आगे बताएंगे। अच्छा, आज के रजनीगंधा में आपके साथ जुड़ने से जब जुड़े हैं तो एक बात और भी ख़ास तौर पर आपको पता ही है कि आज भारतीय सिने जगत के 2 दिग्गज जो अभिनेता हैं उनसे जुड़ी रजनीगंधा को आप तक पहुंचा रहे हैं हम, जिन्हें हमने आज खोया था। और अगर आप सुनेंगे चीज़ों को ध्यान से तो आप ये पाएंगे कि बहुत समानता है फिरोज खान साहब में भी, और जब अगले घंटे हम जाएंगे तो उस अभिनेता में भी जिसको हम याद करेंगे आज। फिर चाहे फिल्मों में आने का सफ़र हो, या फिर उनके लुक्स को लेकर की बात हो, या फिर शर्तों पर ज़िंदगी जीने की बात हो, या फिर जब ज़िंदगी से जाने की बात आई तब भी जाने की वजह और जाने की जो तिथि है उसकी अगर बात हो, आगे उसका जिक्र होगा। बहरहाल अभी तो एक गाना आप तक भेज रहे हैं, इस गाने को सुनिए, और जब लौटेंगे तो फिर आगे जिक्र होगा कि कैसे फिल्म इंडस्ट्री में अपनी जड़ें उन्होंने जमाई और फिरोज खान बनकर स्टैब्लिश हुए। दिल की गिरह खोल दो, चुप न बैठो, कोई गीत गाओ। दिल की गिरह खोल दो, चुप न बैठो, कोई गीत गाओ। महफिल में अब कौन है अजनबी, तुम मेरे पास आओ। दिल की गिरह खोल दो, चुप न बैठो, कोई गीत गाओ।
न हम तुम रहे अब, कुछ और ही हो गए अब। सपनों के झिलमिल नगर में जाने कहाँ खो गए अब। हम राह पूछें किसी से, न तुम अपनी मंजिल बताओ। खोल दो, चुप न बैठो, कोई गीत गाओ। हम दिल ने कहा है चला चल, जो दूर पीछे कहीं रह गए अब उन्हें मत बुलाओ। दिल की गिरह खोल दो, चुप न बैठो, कोई गीत गाओ। तो यकीनन उन गिरहों को खोलने की ज़रूरत थी जो कहीं उनकी ज़िंदगी के सफ़र को आगे बढ़ने में रुकावटें डाल रही थी। कुछ फिल्में मिल गई थी उनको जिन्हें वो करने लगे थे, और उन फिल्मों के ज़रिए अगर आप कहें देखें तो हाँ, एक अभिनेता के तौर पर थोड़ी बहुत पहचान उनको मिलने लगी थी। लेकिन अभी भी उन्हें दरकार थी, ज़रूरत थी एक ऐसी फिल्म की जिसकी उन्हें ख्वाहिश थी वो रुतबा उन्हें दिला सके। और इसी इंतज़ार में देखते देखते आ गया साल 1969, जब पर्दे पर रिलीज हुई फिल्म आदमी और इंसान, जिसे डायरेक्ट किया बी.आर. चोपड़ा साहब ने। अब बी.आर. चोपड़ा साहब जब उनकी फिल्में आती हैं तो हमेशा कुछ ना कुछ कमाल करती हैं, कुछ विशेष तौर पर कुछ उपलब्धियां देखी जाती हैं। जैसे अगर हम बात करें फिरोज खान साहब की, तो उनके लिए बेहद खास रही ये फिल्म। इस फिल्म में धर्मेंद्र जी के साथ साथ फिरोज खान साहब और फिर सायरा बानो, मुमताज़ जैसे अभिनेता और अभिनेत्रियां थीं। बावजूद उसके कहते हैं कि फिरोज खान साहब ने खुद को साबित करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। और इस बात का सबूत तब मिला जब फिल्म फेयर बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड उनकी झोली में गया। कहते हैं कि ये फिल्म वो फिल्म रही जिसने उन्हें भारतीय सिने जगत में अब एक अभिनेता के तौर पर पहचान दिलवानी शुरू कर दी थी, या यूं कहिए कि दिला ही दी थी। उसके बाद तो कहते हैं कि सफ़र, अपराध, खोटे सिक्के, धर्मात्मा, कुर्बानी, जाबाज, यलगार जैसी न जाने कितनी फिल्में उन्होंने आगे दी, जिनमें वो अभिनेता के तौर पर भी थे तो कुछ फिल्मों में निर्माता निर्देशक के तौर पर भी सुनाई पड़े, दिखाई पड़े। अच्छा, मैंने आपसे कहा था कि फिरोज खान साहब एक ऐसी शख्सियत रहे जो हमेशा अपनी शर्तों पर जिंदगी को जीते थे। तो जब लौटेंगे ना तो उसका भी हम आपसे जिक्र करेंगे, क्योंकि गाना जो हम आपको दे रहे हैं वो ये कहता है कि जो तुमको हो पसंद, लेकिन जब बात फिरोज खान साहब की आती है तो काम वो होता था जो उनको हो पसंद। तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे, जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे। तुम दिन को अगर रात कहो रात कहेंगे, जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे। दे देना आप साथ तो मर
मैं इस काबिल हूँ? दे देना आप साथ तो मर जाते हम कभी के, पूरे हुए हैं आपसे अरमान जिंदगी के, हम जिंदगी को आपकी, हम जिंदगी को आपकी, हम जिंदगी को आपकी सौगात कहेंगे। तुम दिन को अगर रात हो रात कहेंगे, तो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे। निभाएंगे सराहेंगे आप ही को। क्या इसे भी सच मान लूं? चाहेंगे निभाएंगे सराहेंगे आप ही को। आँखों में नम है जब तक देखेंगे आप ही को। अपनी जुबान से आपके, अपनी जुबान से आपके, अपनी जुबान से आपके जज्बात कहेंगे। तुम दिन को अगर रात हो रात कहेंगे, जो तुमको हो पसंद वही बात। तो भले इस गाने में वो ये कह रहे हैं कि जो तुमको हो पसंद वही बात करेंगे, लेकिन जब रियल लाइफ की बात आती है तो किस्से इससे बिल्कुल अलग हैं। फिल्म इंडस्ट्री में से कई प्रसंग और किस्से हैं जिनमें फिरोज खान साहब ने बेधड़क दिल की बात रखी। शेर भले ही बूढ़ा हो जाए वो घास नहीं खाता, इस अंदाज में फिरोज खान साहब ने अपनी आन बान शान हमेशा कायम रखी। और ये किस्सा आता है फिल्म 1976 में रिलीज हुई हेरा फेरी से। प्रकाश मेहरा साहब अपनी फिल्म बनाने जा रहे थे हेरा फेरी, जिसके लिए वो चाहते थे कि फिरोज खान साहब उसका हिस्सा बने, लेकिन उन्हें शायद ये नहीं पता था कि फिरोज खान साहब जो हैं वो रविवार के दिन शूटिंग नहीं करते हैं। प्रकाश मेहरा साहब गए फिरोज खान साहब के पास और उनसे कहा कि भाई मैं चाहता हूँ आप इस फिल्म का हिस्सा बने, लेकिन फिरोज खान साहब ने इसमें काम करने से इनकार कर दिया क्योंकि रविवार को शूटिंग करने की शर्त रखी थी, जिसे फिरोज खान ने मानने से मना कर दिया था। और फिर कहते हैं कि इस फिल्म में फिरोज खान के लिए सोची गई भूमिका बाद में उन्हें मिली, जिनका जिक्र हम अभी अगले घंटे में करेंगे। कौन है वो, जब तक आप सोचिए, क्योंकि ये दो एक नाम आपस में ऐसे जुड़े हुए हैं ना कि जब भी कभी उनकी दोस्ती की बात हो, फिल्मी जिंदगी के सफ़र की बात हो, या फिर करियर की बात हो, या फिर कई बार निजी जिंदगी की बात हो, बहुत कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपस में मिलती हैं। लेकिन बात चूंकि यहाँ चली थी कि वो काम वही करते थे जो उनको पसंद हो, वो नहीं जो दूसरों को पसंद हो। जीवन में तो डरना नहीं, सर नीचा कभी करना नहीं, हिम्मत वाले को मरना नहीं, मरना नहीं, मरना नहीं। जीवन में तू डरना नहीं, सर नीचा कभी करना नहीं, हिम्मत वाले को मरना नहीं, मरना नहीं, मरना नहीं।
सबसे बड़ा है दिल छोटा करना नहीं आदमी और इंसान की कामयाबी के बाद तो फिरोज खान साहब की तकदीर जैसे बदलनी शुरू हो गई थी। वो हर दिन कामयाबी के नए मकाम हासिल करते जा रहे थे और फिर आया वो वक्त जब फिरोज खान साहब ने खुद भी फिल्मों में बतौर प्रोड्यूसर और डायरेक्टर उतरने का फैसला किया और इसकी नई पारी की जो शुरुआत थी वो रही फिल्म अपराध। इस फिल्म में इन्होंने खुद को प्रोड्यूसर डायरेक्टर के तौर पर स्टैब्लिश किया और साथ ही फिल्म में हीरो भी यही बने। जीना है तो प्यारे तू लड़ना जिंदगी से आंधी हो या तूफान ना दबना तू किसी से जग में तू आगे ही बढ़ना पीछे कदम दूसरे अपराध फिल्म में इनकी हीरोइन बनी थी मुमताज़ और उनके साथ इनकी केमिस्ट्री लोगों को बड़ी पसंद आई थी। कहा जाता है कि अपने फिल्मी करियर की शुरुआत में फिरोज खान मुमताज़ को पसंद भी करने लगे थे और यही किस्सा मुमताज़ के साथ भी था, लेकिन किन्हीं वजहों से ये दोनों एक नहीं हो सके। हालांकि बाद के सालों में कहते हैं वो जान पहचान रिश्तेदारी में बदल गई। लेकिन अगर बात करें मुमताज़ और फिरोज खान साहब की इस फिल्म में तो ये फिल्म भी खासा पसंद की गई और ख़ासकर तब जब इस फिल्म के एक्सपेरिमेंट्स की बात आती है। पहली बार कहते हैं कि जर्मन कार का जो इस्तेमाल था इस फिल्म में दिखाया गया और ये भी फिरोज खान साहब की खूबियों में आता था, क्योंकि अक्सर अगर आप देखें उनकी फिल्मों को तो वो कुछ ना कुछ नया, कुछ ना कुछ इनोवेटिव करते ही रहते थे। तुम मिले प्यार से मुझे जीना जिंदगी जोड़ दी मैंने तेरी जिंदगी से, जिंदगी जोड़ दी मैंने तेरी जिंदगी से। हम छुपाते रहे हाँ प्यारे हमको तुझे, जीवन सवारा तूने हमारा ओ जीवन सवारा। तुम मिले प्यार से मुझे जीना गवारा हुआ। तुम हुए जो मेरे मेरा सब कुछ तुम्हारा हुआ। अपराध फिल्म के जरिए प्रोडक्शन की दुनिया में भी कदम रख दिया था उन्होंने। फिल्म भी खासा पसंद की गई थी और फिर आया साल 1974 जब फिरोज खान साहब लेकर आए फिल्म धर्मात्मा। कहते हैं हिंदी सिनेमा के इतिहास में हमेशा के लिए अमर हो गई फिल्म धर्मात्मा। एक ऐसी भारतीय फिल्म जिसकी शूटिंग अफगानिस्तान में हुई, जिसमें बुजकशी के दृश्य भी शामिल रहे और जो घोड़ों पर खेला जाने वाला खेल होता है मध्य एशियाई खेल, जिसका जिक्र हमने आपसे शुरुआत में किया था कि घोड़ों से भी विशेष लगाव था, तो उसका इस्तेमाल इन्होंने यहाँ आकर इस फिल्म के दौरान किया। तभी मैंने कहा था कि कुछ इनोवेटिव, कुछ नया करने की हमेशा से उनकी आदत रही। तुझ
तुझ पे वारा, तुझ पे वारा, ये जग सारा प्यार से प्यारा तू हमें। कहते हैं इस फिल्म में हवाई शॉट भी शामिल रहे, जिसके लिए फिल्म के छायाकार कमल बोस को सर्वश्रेष्ठ छायाकार का फिल्म फेयर पुरस्कार मिला। और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल रही और इसी वर्ष खान के करियर को नई ऊंचाइयों पर ले गई जब शोले और दीवार जैसी क्लासिक फिल्में रिलीज हुई। कहते हैं कि इस फिल्म में घुड़सवारी के काफी सारे दृश्य थे और इसीलिए फिरोज खान साहब का जो लगाव था घोड़ों से वो यहाँ आकर के दिखाई दिया था। अच्छा, 74 में आई इस फिल्म ने तो नो डाउट कहते हैं कि मील के पत्थर की तरीके से काम किया, लेकिन अगर बात करें उनकी कुछ ऐसी फिल्मों की तो यहाँ से भी किस्से आते हैं कि कुछ फिल्में जब उन्होंने प्रोड्यूस करी, उनको बनाया, तो कुछ ऐसी फिल्में भी रही जहाँ पर नोट गिनने की मशीन तक उनको लगानी पड़ी थी। वो फिल्म कौन सी थी उसका जिक्र हम करेंगे, लेकिन यहाँ नहीं, अगले घंटे करेंगे। लेकिन उसके लिए बस आप अभी हमारे साथ यहीं बने रहिए। फिलहाल गाना भेजा है धर्मात्मा फिल्म की बात की है, तो उसी फिल्म से ये प्यारा सा ट्रैक जो कहता है कि क्या खूब लगती हो। और बात जब आती है फिरोज खान साहब की तो हर दिल से ये आवाज़ ज़रूर निकलती थी कि वाकई क्या खूब लगते हो। बड़ी सुंदर दिखती हो, फिर से कहो, कहते रहो, अच्छा लगता है। जीवन का हर सपना अब सच्चा लगता है। क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो, क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो। तारीफ करोगे कब तक, बोलो कब तक। मेरे सीने में सांस रहेगी जब तक, कब तक मैं रहूंगी मन में, हाँ मन में। सूरज होगा जब तक नील गगन में। फिर से कहो, कहते रहो, अच्छा लगता है। जीवन का हर सपना अब सच्चा लगता है। ओ क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो, तुम प्यार से प्यारी हो, तुम जान हमारी हो। खुश हो न मुझे तुम पाकर, मुझे पाकर। प्यासे दिल को आज मिला है सागर। क्या दिल में है और तमन्ना, है तमन्ना। हर जीवन में तुम मेरे ही बनना। फिर से कहो, कहती रहो, अच्छा लगता है। जीवन का हर सपना अब सच्चा लगता है। ओ क्या खूब। वैसे ही बात बिल्कुल सच है। अगर आप शिद्दत से सपनों को देखते हैं तो एक वक्त ऐसा आता है कि जब आपके वही सपने वाकई सच हो जाते हैं। फिरोज खान साहब के साथ भी ऐसा था, बचपन से ही हीरो बनने के सपने देखे थे और फिर एक वक्त ऐसा आया कि हीरो भी बने और निर्माता निर्देशक के तौर पर भी खुद को एस्टैब्लिश किया। हालांकि कोई फॉर्मल ट्रेनिंग उन्होंने अभिनय की नहीं ली थी, फिर भी उन्हें पता था कि कैमरे के सामने कैसे खुद को लाना है। हॉलीवुड अभिनेता क्लिंट ईस्टवुड से इतने ज़्यादा प्रभावित थे कि 70 के दशक में उन्होंने उसी अंदाज को अपने अभिनय की शैली में उतार दिया था।
फिर चाहे फिल्म आप अगर देखें खोटा सिक्का हो, काला सोना हो, या इस तरह की जितनी भी फिल्में जहां उनका एक अलग अंदाज नजर आता है, जहां वो काऊ बॉय स्टाइल में हैट पहनकर दिखाई पड़ते थे, चबा चबा कर संवाद बोलने की उनकी अदायगी हो, सब कुछ उन्हें बिल्कुल अलग, एकदम डिफरेंट करती थी। बॉलीवुड में लेडी किलर के नाम से मशहूर रहे फिरोज खान, जिन्होंने 4 दशक लंबे सिने करियर में लगभग 60 फिल्मों में अभिनय किया। अगर हम उनकी कुछ विशेष फिल्मों की बात करें तो सफर, मेला, खोटे सिक्के, गीता मेरा नाम, काला सोना, शंकर शंभू, नागिन, चुनौती, कुर्बानी, तमाम सारी ऐसी फिल्में हैं जो उनके एक बेहतरीन अभिनय की जो प्रक्रिया है उसको दर्शाती हैं, एक अभिनेता के तौर पर उन्हें बताती हैं। साथ ही अगर हम ये भी देखें, जैसा कि मैंने आपसे पहले जिक्र किया था कि हमेशा कुछ इनोवेटिव स्टाइल रखते थे वो, फिल्म निर्माण और निर्देशन के क्रम में हिंदी फिल्मों में कुछ नई बातों का आगाज भी करने के लिए पहल करते थे। फिर चाहे वो अपराध फिल्म हो, उनकी फिल्म जिसमें भारत की पहली फिल्म के तौर पर जिसे देखा गया, जिसमें जर्मनी में कार रेस दिखाई गई, तो वहीं धर्मात्मा की शूटिंग के लिए अफगानिस्तान के खूबसूरत लोकेशंस पर गए वो, और कहा जाता है कि इससे पहले कोई फिल्म अफगानिस्तान में शूट नहीं हुई थी, ये उनकी पहली फिल्म थी जिसके लिए उन्होंने कुछ इनोवेशन किया। इससे पहले किसी भी फिल्म का वहां फिल्मांकन नहीं किया गया था। और अपने करियर की सबसे हिट फिल्म कुर्बानी की अगर बात करें तो कुर्बानी से फिरोज खान साहब ने पाकिस्तान की पॉप गायिका नाजिया हसन को भी संगीत के करियर की शुरुआत करने का मौका दिया, जो अगेन उनके कुछ इनोवेटिव जो स्टाइल है उसको दर्शाता है। फिरोज खान साहब एक ऐसी शख्सियत थे जिन्हें हर कोई अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना चाहता था। उनका स्टाइल जो भी था हमेशा दूसरों से जुदा रहा, और जैसा कि पहले भी मैंने आपसे कहा कि अपनी शर्तों पर जिंदगी को वो जीते रहे, उसी ठसक के साथ, उसी अंदाज के साथ जहां कभी वो झुके भी नहीं, और इस बात को उन्होंने जिंदगी के अंत तक भी जिया। कहते हैं आखिरी वक्त में कैंसर जैसी बीमारी से वो पीड़ित हो गए थे, लेकिन बावजूद उसके अगर हम उनकी आखिरी फिल्म वेलकम को देखें तो आप कहीं से इस बात का अंदाजा नहीं लगा सकते कि हाँ उन्हें कुछ ऐसी बीमारी
थी या रही होगी। अपने अंतिम वक्त में भी हंसते मुस्कुराते हुए उन्होंने उस अभिनय को पूरा किया और एक लंबे अरसे तक इस बीमारी से जूझने के बाद जब उनका इलाज भी चला, उस जंग को वो हार गए और फिर आया वो दिन जो है आज का, यानी कि 27 अप्रैल, तारीख और साल रहा 2009। बेंगलुरु स्थित अपने फार्म हाउस में उन्होंने अंतिम सांस ली। बेशक फिरोज खान साहब हम सबको छोड़कर चले गए, लेकिन आप और हम ये जानते हैं कि ऐसी शख्सियतें कहीं जाती नहीं, हमेशा रहती हैं अपने किए हुए कामों के जरिए, फिल्मों के जरिए, गानों के जरिए, जैसे कि फिरोज खान साहब हमारे साथ हैं। उन्हीं की फिल्म सफ़र से गाना है, भले ही उन पर फिल्माया नहीं है, लेकिन जब भी कभी आप ऐसी किसी शख्सियत की बात करते हैं तो ये गाना हमेशा सटीक बैठता है। 10:57 का वक्त हो चुका है। रजनीगंधा के फर्स्ट हाफ को यहाँ पर रोकने की है बारी, लेकिन अगली घंटा जो है वहाँ भी हम चाहेंगे कि आप रहें हमारे साथ, क्योंकि अगला घंटा भी बहुत ख़ास होने वाला है। याद करने वाले हैं हम आज सिने जगत की एक ऐसी दूसरी हस्ती को जो कहीं अगर हम देखें तो बहुत समकक्ष लगती है फिरोज़ खान साहब के। फिर चाहे फिल्मों में आने की बात हो, चाहे उनके लुक्स को लेने की बात हो, या फिर इस ज़िंदगी से कूच करने की बात हो। कौन है वो शख्सियत, आपको पता चलेगा। बस आप रहिए हमारे साथ, तब तक इस उम्मीद, इस गुजारिश के साथ। प्यार हमने दिया, मौत से भी मोहब्बत निभाएंगे हम, रोते रोते ज़माने में आए मगर, हंसते हंसते ज़माने से जाए। यकीनन फिरोज़ खान साहब ने कुछ ऐसे ही अपनी ज़िंदगी का जो अंत था उसको किया, हंसते हंसते ज़िंदगी से विदा ली। तो आज रजनीगंधा के फर्स्ट हाफ को फिरोज़ खान साहब को श्रद्धांजलि के तौर पर हम यही रोकते हैं, लेकिन अगले घंटे भी हमें रहेगा आपका इंतज़ार। खबर कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं, ऐसे जीवन भी हैं जो जिए ही नहीं, जिनको जीने से पहले ही मौत आ गई। फूल ऐसे भी हैं जो खिले ही नहीं, जिनको खिलने से। वापस हम याद करने जा रहे हैं भारतीय सिने जगत की एक ऐसी हस्ती को, बेशक जिन्हें हमने आज के दिन खो दिया, लेकिन जब कभी उनकी बात आती है तो निश्चित रूप से एक ऐसे अभिनेता का दौर उभरता है जो न केवल लुक्स के मामले में बेहतर रहे, बल्कि अपने अभिनय क्षमता की जब बात आई, अपने कौशल की जब बात आई, तो वहाँ भी मील का पत्थर साबित हुए। कौन है वो, बताएंगे आपको इस गीत के बाद। Yeah.
सपने दिखाए 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 खुले आम सपने दिखाए ये आज मेरी जिंदगी में कौन आ गया रोशनती मगर ऐसी न थी रोज रोज घटा जाती मगर ऐसी न थी अरमानों का रंग है जहाँ पलकें उठाती हूँ मैं अरमानों का रंग है जहाँ पलकें उठाती हूँ मैं हंस हंस के है देखती जो भी मूरत बनाती हूँ मैं जैसे कोई मुझे छेड़े जिस ओर भी जाती हूँ मैं जगमगाती हूँ मैं दीवानी हुई जाती हूँ मैं दीवानी 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 हुई जाती हूँ मैं ये आज मेरी जिंदगी में कौन आ गया शाम आती थी मगर ऐसी न थी रोज रोज हटा जाती थी मगर ऐसी न थी इस परिवार के पुरुषों ने मुझे डाकू बनाया मैं पानी देने वाला जिंदा नहीं रह सकता रहम करो डाकू साहब रहम करो अंजू बेटी मेरे बंदूक लाओ बच्चे को अलग करो इस बच्चे का क्या कुछ है ये उस वंश में पैदा हुआ है जिसने जब्बर सिंह से दुश्मनी मोल ली नहीं अलग करो तो ये डायलॉग सुना ना आपने जब आप इस डायलॉग को सुनते हैं या फिर इस फिल्म को आप जब देखते हैं ना तो यकीन मानिए रोंगटे खड़े हो जाते हैं उनकी अदायगी को देख करके देखने में इतने खूबसूरत चेहरे मोहरे का इंसान लेकिन जब फिल्मी दुनिया में कदम रखा तो खलनायक के तौर पर अपनी पारी को उन्होंने शुरू किया हालांकि उस खलनायकी के दौर में भी झंडे ऐसे गाड़े कि फिर कोई उसका सानी नहीं हुआ और कहते हैं कि उस खलनायकी के दौर में वो तमाम सारे खलनायकों पर भी भारी पड़ गए और तो और ऐसा भी कहा जाता है कि एक वक्त ऐसा आया कि उनकी खलनायकी से ही प्रेरित होकर बाद की फिल्मों में जो डाकुओं के रोल थे ना उसको इंट्रोड्यूस किया गया कोई और नहीं ये शख्सियत बल्कि वो जो देखने में बेहद हैंडसम डैशिंग और एकदम फिटेड कद काठी का एक इंसान जैसे होता है बिल्कुल वो आप अच्छी तरीके से समझ चुके हैं कि हम किसकी बात आपसे कर रहे हैं जिन्हें भले ही हमने आज खो दिया लेकिन जब भारतीय सिने जगत की बात आती है तो उनका नाम हमेशा हमेशा इतिहास के पन्नों में दर्ज होता है उनके अभिनय को लेकर के उनकी अदायगी को लेकर के उनके हैंडसम जो लुक था उसको लेकर के कोई और नहीं बल्कि विनोद खन्ना साहब तो आज रजनीगंधा के सेकेंड हाफ में उन्हें याद करते हुए श्रद्धांजलि स्वरूप रजनीगंधा के सेकेंड हाफ हम कर रहे हैं लेकिन जब बात उनकी आती है तो हाँ हमेशा एक मुस्कुराता हुआ चेहरा ही हमारे आपकी आंखों के सामने आता है क्योंकि उनके स्माइल के लिए भी कहा जाता था कि जहाँ एक झलक अगर कहीं मुस्कुरा दें या कोई उनकी मुस्कान देख ले तो सारे दुख दर्द भी भूल जाता था इतने खूबसूरत चेहरे मोहरे के मालिक विनोद खन्ना साहब आज के रजनीगंधा के सेकंड हाफ में श्रद्धांजलि स्वरूप हम उनसे जुड़ रहे हैं उनको याद कर रहे हैं और इस सफर में आप मेरे साथ हैं ये बात मुझे अच्छी तरह से पता है मेरा यार मेरा यार मेरा यार आँखें मलता हुआ तन चुराता हुआ मेरा यार आँखें मलता हुआ तन चुराता हुआ मेरा यार मेरा यार मेरा यार मेरा यार मेरा यार मेरा यार मेरा यार
झूलूं मैं गालों को, चूमूं मैं भीगे से बालों को, बोलो ना 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 करता हुआ जग से डरता हुआ मेरा यार, ना ना करता हुआ जग से डरता हुआ मेरा यार, मेरा यार मेरा यार मेरा यार दोस्तों, जन्म हुआ विनोद खन्ना साहब का 6 अक्टूबर 1946 को ब्रिटिश भारत के पेशावर में, जो अब पाकिस्तान में है। और पिता का नाम किशन चंद खन्ना और माता का नाम कमल खन्ना। पिता एक बड़े व्यापारी थे जिनका कारोबार कपड़ा, डाई और रसायन बाजारों में फैला हुआ था। और कहते हैं कि जन्म के कुछ समय बाद ही जब भारत का विभाजन हो गया तो उनके पिता अपने पूरे परिवार के साथ मुंबई में आकर बस गए थे। विनोद खन्ना साहब को भी लेकर के पूरे परिवार के साथ आ गए थे। विनोद, जो कि बचपन में कहते हैं बेहद शर्मीले थे, लेकिन जब स्कूल में नाटक वगैरह की बात आई तो इस दौरान टीचर ने उन्हें जबरदस्ती एक नाटक का हिस्सा बनने के लिए ले लिया। शर्मा रहे थे, नहीं चाहते थे, लेकिन कहते हैं कि नियति जो है वो अपने कदम रखना शुरू कर देती है। यहीं से आप मान लीजिए कि शायद नियति ने सोच लिया था कि आने वाले वक्त में जिस क्षेत्र में ये जाएंगे यहाँ से शुरुआत हो जानी चाहिए। बहरहाल उस नाटक में टीचर द्वारा उनको ले लिया गया था और यहीं से एक्टिंग की तरफ से उनका रुझान शुरू हो गया। बोर्डिंग स्कूल में पढ़ाई के दौरान विनोद खन्ना ने 16वां साल और मुगले आजम जैसी फिल्में देखी और उन फिल्मों ने उन पर कहते हैं इतना गहरा असर छोड़ा कि हीरो बनने के लिए बिल्कुल बेताब हो गए थे। और फिर हुआ वही, मुंबई की तरफ रुख कर लिया। और चूंकि सिडन होम कॉलेज में पढ़ रहे थे उस वक्त, और साथ में जब उनकी जो लड़कियां थी साथ में पढ़ने वाली, उकसाती थी उनको अक्सर कि इतनी शानदार पर्सनैलिटी है तुम्हारी, फिल्मों में ट्राई क्यों नहीं करते। अगर आप फर्स्ट हाफ की बात करें तो ऐसा कुछ फिरोज खान साहब के साथ भी हुआ था। लोग उनसे कहते थे कि इतनी अच्छी कद काठी है तुम्हारी, तुम फिल्मों के लिए ट्राई क्यों नहीं करते। बचपन से वो सपने देखते थे फिल्मों में आने के। हालांकि यहाँ तो थोड़ा वक्त के बाद एक रुझान हुआ, लेकिन तरीका शायद वही हो गया कि लोगों ने उकसाया कि भाई जाओ, फिल्मों की तरफ जाओ, अपना कुछ वहाँ शोहरत हासिल करो, महारत दिखाओ। बहरहाल मन बनने लगा था और सोच लिया था कि हाँ अब तो फिल्मों में ही जाना है। हालांकि ज़्यादा कुछ पास था नहीं, किसी से जान पहचान नहीं थी सिवाय अच्छी शक्ल सूरत और आकर्षक कद काठी के। लेकिन कोई बात नहीं, जिसने जो ठान लेता है कुछ भी करने के लिए वो फिर आगे चलता है। तो बस उन्होंने भी अपना बैग तैयार किया और चल दिए कहाँ, बम्बई की तरफ। बम्बई से आया मेरा दोस्त, दोस्त को सलाम करो, रात को खाओ पियो, दिन को आराम करो। बम्बई से आया मेरा दोस्त, दोस्त को सलाम करो, रात को खाओ पियो, दिन को आराम करो। है मौज मनाओ, सब मिल
करो, बम्बई से आया मेरा दोस्त, दोस्त को सलाम करो, रात को खाओ पियो, दिन को आराम करो। अपना कोई हो कल का, न कोई पैसे वाला, अपना कोई हो कल का, न कोई पैसे वाला। अरे नाचेंगे सब मिलके, जीजा हो या साला, नाचेंगे सब मिलके, जीजा हो या साला। छोरो काले धंधे, सफेद काम करो। चाहते वो भी थे कि जब वो गलियों से गुजरें तो लोग उनको ठोक कर सलाम करें, क्योंकि फिर वो इंडस्ट्री के बड़े नामचीन एक्टर्स में शुमार हो जाएं और हर जगह उनका नाम हो जाए। ख्वाहिशें रखनी चाहिए और सपने देखने चाहिए। पहले भी मैंने आपसे कहा, क्योंकि जब आप शिद्दत से सपने देखते हैं तो वो एक वक्त में आकर पूरे होते ज़रूर हैं। हाँ, थोड़ा बहुत संघर्ष ज़िंदगी में आता है, जिसको पार करके जो आगे निकल जाता है वो वही तो बाजीगर कहलाता है ना। विनोद खन्ना साहब की अगर बात करें तो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के हैंडसम एक्टर्स में शुमार होते हैं, गिने जाते हैं। ठीक वैसे ही जैसे फिरोज खान साहब को माना जाता था कि इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के खासा हैंडसम एक्टर हैं, वैसे ही विनोद खन्ना साहब को भी उसी श्रेणी में, उसी कैटेगरी में रखा जाता था, गिना जाता था। बावजूद इसके, जैसा कि बात आपसे हुई थी कि एक हैंडसम चेहरा मोहरा, बढ़िया कदकाठी, हाइट्स, पर्सनालिटी, सब कुछ, फिल्मों में आकर हीरो ही बनना चाहिए था उन्हें, या शुरुआत हीरो बनने से ही करनी चाहिए। लेकिन यहाँ कुछ अलग हुआ। फिल्मों में जब शुरुआत करी तो हीरो नहीं बल्कि विलन के तौर पर की थी। और वो डायलॉग अभी आपने सुना था ना, जिसको सुनते ही रोंगटे खड़े होते, जब वो अपने दमदार अदायगी में डायलॉग डिलीवरी कर रहे हैं, तो ये इस बात को साफ दर्शाता है कि कहीं अंदर कीड़े तो थे जो अब धीमे धीमे अपना रंग दिखाने वाले थे। विलन के तौर पर उन्होंने खूब प्रशंसा बटोरी। साल था 1968। कहते हैं जब सुनील दत्त साहब अपनी होम प्रोडक्शन फिल्म मन का मीत में खलनायक की भूमिका के लिए एक चेहरे की तलाश में थे। मतलब ये भूमिकाएं जो खलनायक की थी उन्हें कैसे मिली, यहाँ हम उसका जिक्र आपसे करने जा रहे हैं। 1968 जब सुनील दत्त साहब अपनी होम प्रोडक्शन फिल्म मन का मीत के लिए खलनायक की भूमिका के लिए चेहरे की तलाश में थे, अचानक विनोद खन्ना साहब से टकरा गए। वो कहीं किसी पार्टी में उन्होंने उनको देखा और उनका आकर्षक अंदाज, व्यक्तित्व, चेहरा मोहरा, पर्सनैलिटी देखकर वो इस कदर प्रभावित हुए कि उन्होंने उसी वक्त उन्हें मन का मीत के लिए भूमिका ऑफर कर दी। इन्हें लगा था कि हीरो का रोल होगा, हालांकि जब बाद में पता चला तो खलनायक की भूमिका थी जो इन्हें ऑफर की गई थी। उस समय हिंदी फिल्मों में विलेन या नेगेटिव रोल निभाना आसान नहीं था, लेकिन ये विनोद खन्ना साहब थे, दाद देनी चाहिए उनकी कि इन्होंने इसे ही अपनी ताकत बना लिया और अपने डैशिंग लुक और एक्सप्रेशंस के दम पर उन्होंने जो नेगेटिव रोल थे उसमें भी खुद को स्थापित किया, साबित किया और दिखा दिया कि अगर अंदर जज्बा है तो फिर हीरो या विलेन या फिर कोई चीज़ या काम छोटा या बड़ा नहीं, आप जिस भी काम में जाते हैं उसे आप पूरा करते हैं। हालांकि फिल्म पिट गई थी, नहीं चली थी, लेकिन विनोद खन्ना साहब की गाड़ी चल पड़ी थी। वो जो उनकी चाहत थी ना, वो उन्हें जैसा लगता था कि हाँ, यहाँ से किसी रास्ते पर मिलने वाला रास्ता जो था वो मिलने लगा था। 11:21 का वक्त है। आज श्रद्धांजलि स्वरूप याद कर रहे हैं विनोद खन्ना साहब को हम और आप सब मिलकर रजनीगंधा के सफर के जरिए। हम तुम्हें चाहते हैं ऐसे, हम तुम्हें चाहते हैं ऐसे, मरने वाला कोई, मरने वाला कोई जिंदगी चाहता हो जैसे, हम तुम्हें चाहते हैं ऐसे। रूठ जाओ अगर तुम तो क्या हो, रूठ जाओ अगर तुम तो क्या हो, पल में ऐसे लगे, पल में ऐसे लगे जिस्म से जान जैसे जुदा हो,
मरने वाला कोई मरने वाला कोई जिंदगी चाहता हो जैसे हम तुम्हें चाहते हैं ऐसे। जिंदगी बिन तुम्हारे अधूरी जिंदगी बिन तुम्हारे अधूरी तुमको पालूं अगर तुमको पालूं अगर हर कमी मेरी हो जाए पूरी जिंदगी बिन तुम्हारे अधूरी। ले चलेंगे तुम्हें हम वहाँ पर ले चलेंगे तुम्हें हम वहाँ पर तन्हाई सनम तन्हाई सनम शहनाई बन जाए जहाँ पर हम तुम्हें चाहते हैं हम तुम्हें चाहते हैं ऐसे। मरने वाला कोई मरने वाला कोई जिंदगी चाहता हो जैसे हम तुम्हें चाहते हैं। विनोद खन्ना साहब के लिए तो जैसे यही वाली बात थी कि वो फिल्मी दुनिया का जो सफर था उसको वैसे ही चाहते थे जैसे कोई जिंदगी चाहता हो। अब ऐसा क्यों था ये आगे बताएंगे, क्योंकि एक वक्त ऐसा भी आया था जब पिता ने बंदूक तान दी थी उनके सामने और उन्हें अब साबित करके दिखाना था कि जिंदगी की तरह ही फिल्मी दुनिया को वो चाहते हैं। अच्छा, फिलहाल मन का मीत उन्हें मिली जब फिल्म तो एक खलनायक की भूमिका के तौर पर मिली और उसको उन्होंने निभाया भी। हालांकि फिल्म कुछ खास कमाल नहीं कर पाई थी, फिल्मी पर्दे पर औसत हो गई थी, औंधे मुंह गिर गई थी, लेकिन यहाँ से उनकी पटरी जरूर चल पड़ी थी, खलनायक के तौर पर ही सही। लेकिन इसके बाद आन मिलो सजना, पूरब और पश्चिम, मेरा गाँव मेरा देश, ऐलान, सच्चा झूठा और मस्ताना जैसे फिल्मों में नेगेटिव रोल प्ले किए उन्होंने। इन फिल्मों की अगर देखें तो फिल्मों के साथ उन्होंने डाकू के किरदार निभाने के लिए पहचान पाई। वही डाकू जो सामने जब फिल्मों में आ जाता था तो देखकर सब घबरा जाते थे, बच्चे जो है डर जाते थे और अक्सर माँ ये भी कहा करती थी कि सो जाओ वरना गब्बर सिंह आ जाएगा। गब्बर सिंह की बात भी अभी यहाँ पर है। कैसे है? क्योंकि जब मेरा गाँव मेरा देश में विनोद खन्ना साहब का जो रोल था डाकू जब्बर सिंह कहते इतना चर्चित हुआ कि बॉलीवुड में डाकुओं की कहानी का एक दौर आ गया और इनमें शोले के डाकू गब्बर सिंह का किरदार भी उसी से प्रभावित माना जाता है। एक्टर ने खलनायक बनकर भी जबरदस्त शोहरत कमाई। लोग अगर ये कहते हैं ना कि भाई हम होना तो ये चाहिए था लेकिन ऐसा हुआ, पर उस जगह भी आप अगर अपने आप को साबित कर दें तो वाकई ये बड़ी बात होती है। अब इतनी सारी फिल्मों का जिक्र किया है एज अ विलन, तो इन्हीं फिल्मों में से एक फिल्म हम आपको गाना सुना रहे हैं क्योंकि सुनाना बनता है। और फिल्म मेरा गाँव मेरा देश, जब धर्मेंद्र साहब को इस फिल्म में वो टक्कर दे रहे थे ना, तो उसी दौर में निर्माता निर्देशकों की नजर भी उन पर पड़ी थी। उसका जिक्र भी हम आगे करेंगे, लेकिन फिलहाल ये गाना आप तक पहुंचाना बनता है क्योंकि इन फिल्मों में वो खलनायक के तौर पर हैं। भले ही हीरो नहीं है लेकिन उनकी मौजूदगी हमेशा हमेशा दर्ज हुई है। कहती है ये बदली, क्या कहती है? कुछ कहती है ये बदली, और क्या कहती है? शाम सवेरे दिल में मेरे तू रहती है।
सजनी तेरा प्रेम संदेशा ये लाई है भीगी भीगी रातों में क्या होता है भीगी भीगी रातों में क्या होता है नींद न आए हमको हाय जग सोता है जग सोता है खिलती है तब कलियां कब खिलती है खिलती है तब कलियां कब खिलती है तेरी अखियां मेरी अखियां जब मिलती हैं थम थम बजती है पायल कब बजती है थम थम बजती है पायल कब बजती है प्रेम के पथ पर रूप पछाकर जब लगती है जब लगती है तो मेरा गांव मेरा देश फिल्म से भी आप इस गाने को सुन रहे हैं जिस फिल्म में धर्मेंद्र हीरो के तौर पर थे लेकिन उसके बाद भी विनोद खन्ना साहब ने अपने आप को एक खलनायक के तौर पर स्टैब्लिश कर दिया था ऐसा स्टैब्लिश किया कि अब निर्माता निर्देशकों की नज़र भी उन पर पड़ने लगी थी उस किस्से का जिक्र हम अभी आपसे करेंगे लेकिन अपनी वो जिंदगी और मौत की जो बात थी ना उसके बारे में जानना भी ज़रूरी है कहते हैं मन की मीत शूटिंग शुरू करने से पहले का ये वाकया है जिसको आपको जानना बेहद ज़रूरी है जब सुनील दत्त साहब ने उन्हें ऑफर किया मन की मीत फिल्म के लिए तो ये बात सुनकर विनोद खन्ना साहब तो जाहिर सी बात है उन्हें खुश होना ही था ऑफर मिलने के बाद जब उन्होंने घर पहुंचकर अपने पिता को बताई सोचा था खुश हो जाएंगे कि चलो ठीक है अब कुछ तो करने जा रहा है हालांकि पिता हमेशा से चाहते थे कि पढ़ाई लिखाई करके कुछ फैमिली बिजनेस संभालें और ऐसे में जब उन्हें पता चला कि फिल्मी दुनिया में कदम रखने वाला है तो पिता ने उन पर सीधा पिस्तौल तान दी थी और कहा कि अगर फिल्मों में गए तो तुम्हें गोली मार दूंगा अब तो जैसे जीने मरने का सवाल पिता का इतना गुस्सा और ये कहना कि गोली मार दूंगा क्या ही होगा बावजूद इसके विनोद खन्ना साहब अड़े रहे अपनी जिद पर कि नहीं जाऊंगा तो फिल्मों में ही कहते बाद में बीच में माँ ने आकर बीच बचाव किया और उनकी समझाइश पर ही विनोद खन्ना साहब के पिता ने फिल्मों में उन्हें 2 साल तक का समय दिया काम करने का उनकी इजाज़त दे दी उनको कि ठीक है अगर तुम्हें फिल्मों में जाना है तो ये मेरी शर्त सुनो और शर्त ये रख दी कि इंडस्ट्री में सफल अगर नहीं हुए 2 साल के अंदर तो घर वापस आओगे और फिर आकर फैमिली का जो बिजनेस है उसमें हाथ बटाना होगा मरता क्या ना करता उन्होंने इस शर्त को मान लिया कि फिलहाल अभी तो कुछ मोहलत मिले 2 साल का समय है जी जान लगा देंगे और कर डालेंगे जो कुछ करना है ऐसे में ऑफर हो गई मन का मीत फिल्म असफल तो रही थी लेकिन थोड़ा बहुत उन्हें नोटिस कर लिया गया था और जब ये बात पिता को पता चली बताया गया तो हाँ थोड़ा रिलैक्सेशन उनको हो गया था कि चलो ठीक है फिल्म में जगह जो है पैर जमाने की उनको मिल चुकी है और फिर इसके बाद सच्चा झूठा आन मिलो सजना मेरा गांव मेरा देश जैसी फिल्मों में खलनायक की भूमिका निभाने के बाद कहते हैं जब वो पर्दे पर डाकू बने विनोद धर्मेंद्र साहब को टक्कर जमकर दे रहे थे और तमाम खतरनाक सीन खुद शूट कर रहे थे जैसे घोड़े पर सवार होकर बीहड़ और जंगलों में भागना हो या फिर फाइटिंग सीन दिए हो यहीं से निर्माता निर्देशकों की नज़र उन पर पड़ी और फिर आया वो वक्त जब नायक के रूप में उन्हें पहला ब्रेक मिल गया फिल्म थी हम तुम और वो 1971 में आई थी फिल्म और इस फिल्म के बाद सिलसिलेवार कई फिल्में उनके खाते में जुड़ती चली गईं जिससे उन्हें बतौर हीरो पहचान मिली आगे उनका जिक्र होगा फिलहाल अभी इस गाने को सुनिए एक वक्त में इस गाने को हम लोग बहुत सुना करते थे आज वापस आप तक दे रहे सुनिए से हृदयेश्वरी यदि आप हमें आदेश करें तो प्रेम का हम श्री गणेश करें यदि आप हमें आदेश करें तो प्रेम का हम श्री गणेश करें प्रिय प्राणेश्वरी
चक्षु तेरे चंचल चंचल, ये चक्षु तेरे चंचल चंचल, ये कुंतल भी श्यामल श्यामल, ये अधर धरे जीवन ज्वाला, ये रूप चंद्र शीतल शीतल, ओ कामिनी विशेष करें, यदि आप हमें आदेश करें तो प्रेम का हम श्री गणेश करें, यदि आप हमें आदेश करें तो प्रेम का हम श्री गणेश करें। प्रिय प्राणेश्वरी संचित पुण्यों की आशा हो, संचित पुण्यों की आशा, सुन व्यथित हृदय की मृदु भाषा, सर्वस्व समर्पण करते हम, करो पूर्ण हमारी अभिलाषा, गजगामिनी गजगामिनी दूर क्लेश करें, यदि आप हमें आदेश करें तो प्रेम का हम श्री गणेश करें, यदि आप हमें आदेश करें तो प्रेम का हम श्री गणेश करें। प्रिय प्राणेश्वरी हम भ्रमर नहीं इस यौवन के, हम भ्रमर नहीं इस यौवन के, हम याचक हैं मन उपवन के, हम भाव पुष्प कर दे अर्पण, साकार करो सपने मन के, मनमोहिनी मनमोहिनी मन में प्रवेश करें, यदि आप हमें आदेश करें तो प्रेम का हम। अच्छा, पिता खुश थे कि फिल्में चल पड़ी हैं और इधर विनोद खन्ना साहब इसलिए खुश थे कि उनके प्राण बच गए थे, क्योंकि फिल्में जो हैं चल गई थी, क्योंकि जिस तरीके से शुरुआत हुई थी फिल्म फ्लॉप हो गई थी, लगा था कि पता नहीं क्या होगा, लेकिन 2 साल का समय था, उस साल में अपने आप को एस्टैब्लिश करना था, तो कुल मिलाकर पिता भी खुश थे, विनोद खन्ना साहब की जान भी जो है बच गई थी। अच्छा, फिल्म जब ये रिलीज हुई हम तुम और वो, कहते हैं उसके बाद से अब लोगों की नज़र में आने लगे थे। हालांकि इसके पहले खलनायक का जो एक टैग उन पर लगा हुआ था वो भी साथ साथ चल रहा था। उस दौर में एक्टर्स पर स्टीरियोटाइप होने का भी ठप्पा लग जाता था कि अगर एक बार खलनायक बन गए तो निर्माता हमेशा ही खलनायक वाले रोल ही ऑफर करते रहेंगे। वो तो भला हो गुलजार साहब का कि जिन्हें विनोद खन्ना साहब में एक डैशिंग हीरो नजर आ गया और फिर उन्होंने उन्हें अपनी फिल्म मेरे अपने और अचानक में लीड रोल दे दिया, उन्हें साइन कर लिया। कहते हैं कि इन दोनों ही फिल्मों ने उनकी परफॉर्मेंस को खूब सराहा गया, उनको काफ़ी पसंद किया गया, इतना पसंद किया गया कि भाई फिर तो विनोद खन्ना साहब का नाम हर तरफ होने लगा। हालांकि इस दौर में उन्होंने कुछ ऑफ बीट फिल्में भी की, रिस्क भी लिया, जिसमें शौक जो कि 1976 में आई थी उनकी यादगार फिल्मों में रही। लेकिन ये खासियत रही विनोद खन्ना साहब की, और अगर देखें तो फिरोज खन्ना साहब के अंदर भी यही खासियत थी कि वो हमेशा अपने आप को किसी एक चीज़ में बांध कर नहीं रखते थे, इनोवेटिव थे, हमेशा कुछ अलग करना चाहते थे, और ऐसा ही
विनोद खन्ना साहब ने भी किया। स्टीरियोटाइप नहीं हुए कि नहीं बस अब ये किरदार आ रहा है तो यही करूंगा। अपने करियर की अगर बात करें तो एज अ हीरो जहां अपीयर हुए, जहां खलनायक के तौर पर उन्होंने फिल्में की, तो वहीं कई सारी ऐसी फिल्में हैं जहां पर उन्होंने मल्टी स्टारर जो थी उसको भी उनमें किया उन्होंने, जिसमें अगर हम बात करें तो तमाम फिल्में हैं जिनका जिक्र हाथ की सफाई, परवरिश, कुर्बानी, हेरा फेरी, अमर अकबर एंथोनी जैसी कई सारी फिल्में हैं जो शामिल होती हैं। 1971 से 1982 के बीच लगभग 47 मल्टी हीरो फिल्मों में उन्होंने काम किया और ये भी साबित कर दिया कि अगर एक अच्छे हीरो है, एक अगर अच्छे विलन है तो एक अच्छे हीरो के तौर पर भी अपने आप को वो एस्टैब्लिश कर सकते हैं और ये हुआ भी। 11:38 का वक्त हो चुका है। अमर अकबर एंथोनी की बात हुई है तो चलिए इस फिल्म का एक गाना आप तक दे रहे हैं क्योंकि बजना ये भी बहुत ज़रूरी है। उनके फिल्म की जब बात आती है तो उनके फिल्मों में ये बेहतरीन नगमों में शुमार होता है। मल्टी स्टारर मूवी जिसमें अमिताभ बच्चन साहब, ऋषि कपूर आपको दिखे और ज़बरदस्त एक्टिंग के साथ अपनी जगह उन्होंने बनाई। अमिताभ बच्चन साहब का भी जिक्र हुआ है, उसके बारे में भी आगे आपसे बात होगी ज़रूर से। अनहोनी को होनी कर दे, होनी को अनहोनी, अनहोनी को होनी कर दे, होनी को अनहोनी। एक जगह जब जमा हो तीनों, अमर अकबर एंथोनी, अमर अकबर एंथोनी। अनहोनी को होनी कर दे, होनी को अनहोनी, अनहोनी को होनी कर दे, होनी को अनहोनी। एक जगह जब जमा हो तीनों, अमर अकबर एंथोनी, अमर अकबर एंथोनी। भले दो, दो दो से भले तीन। दूल्हा दुल्हन साथ नहीं, बाजा है बारात नहीं। और दूल्हा दुल्हन साथ नहीं, बाजा है बारात नहीं। कुछ डरने की बात नहीं, ये मिलन की रेना है, कोई गम की रात नहीं। यारो हंसो बना रखी है क्यों ये सूरत रोनी, यारो हंसो बना रखी है क्यों ये सूरत रोनी। एक जगह जब जमा हो तीनों, अमर अकबर एंथोनी, अमर अकबर एंथोनी। एक से भले दो, दो दो से भले तीन। शम्मा के परवानों को, इस घर के मेहमानों को, शम्मा के परवानों को, इस
इस घर के मेहमानों को, पहचानो अनजानों को, कैसे बात मतलब की समझाऊं दीवानों को। सपन सलोने लेके आई है ये रात सलोनी। तो सपने उनके पूरे हो रहे थे और अब तो फिल्म इंडस्ट्री में वो जो है एक एस्टैब्लिश स्टार की तरीके से देखे भी जाने लगे थे। तमाम सारी फिल्मों के बीच में एक फिल्म और भी रही, कुर्बानी, अगर उसका जिक्र करें हम तो कहते हैं कि एक ऐसी फिल्म रही जिसके लिए फैंस उन्हें आज भी याद करते हैं। ये वो फिल्म थी जिसने उन्हें स्टारडम की जो हाइट्स थी वहाँ पर भी वो लेकर के गए। और जब बात आती है इस फिल्म की, तो मैंने आपसे कहा था जब फर्स्ट हाफ में हम आपसे बात कर रहे थे कि इस फिल्म का जिक्र हम करेंगे, इसलिए क्योंकि ये एक ऐसी फिल्म रही जिसके लिए फिरोज खान साहब को भी जो है ना नोटों को गिनने वाली मशीन को लगाना पड़ा था। कहते हैं उस दौर में इस फिल्म ने इतनी कमाई करी कि फिर फिरोज खान साहब को नोट की मशीन लगवानी पड़ी। और इस फिल्म ने ना केवल स्टारडम दिलाया फिरोज खान साहब को, बल्कि विनोद खन्ना साहब को भी उनका जो एक कह सकते ना हीरो वाला जो लुक था, अंदाज था, उसको भी इस्टेब्लिश किया, उसको भी इन्हेंस किया। और अब फिल्मी पर्दे पर फिल्म जगत में वो एक बेहतरीन कलाकार के तौर पर स्थापित हो चुके थे। कुर्बानी का जिक्र किया है तो चलिए उनकी फिल्म से गाना आप तक पहुंचा रहे हैं। 11:44 का वक्त और इस गाने को सुनिए। गाना तब हमेशा जब भी कभी दोस्ती की बात आती है तो इस गाने को हम ज़रूर सुनते हैं, और ख़ासकर जब बात विनोद खन्ना साहब और फिरोज़ खान साहब की दोस्ती की हो तो ये गाना तो बजना बनता है, क्योंकि ज़िंदगी के एक कठिन दौर में फिरोज खान साहब उनके साथ खड़े रहे और फिर इस फिल्म के जरिए उन्होंने उनको वापस एस्टैब्लिश भी किया। वही देते हैं कुर्बानी। दिल मेरा ईमान, तुझ पे कुर्बा मेरी जान, मेरा दिल मेरा ईमान। यारी मेरी कहती है यार पे कर दे सब कुर्बान। कुर्बानी 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 अल्लाह को प्यारी है कुर्बानी। कुर्बानी 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 अल्लाह को प्यारी है कुर्बानी। दिल मेरा ईमान, तुझ पे कुर्बा मेरी जान, मेरा दिल मेरा ईमान। यारी मेरी कहती है यार पे कर दे सब कुर्बान। कुर्बानी 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 अल्लाह को प्यारी है कुर्बानी। कुर्बानी 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 अल्लाह को प्यारी है कुर्बानी। तलवारों के दावे हैं दिलदारों के, साए में तलवारों के दावे हैं दिलदारों के। दुश्मनों के जाने दुश्मन यार सच्चे यारों के, हम यार सच्चे यारों के। ओ आंधी आए या तूफान यार खड़े हैं सीना तान। आंधी आए या तूफान यार खड़े हैं सीना तान। यारी मेरी कहती है यार पे कर दे सब कुर्बान। कुर्बानी कुर्बानी कुर्बानी
अल्लाह को प्यारी है कुर्बानी 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 अल्लाह को प्यारी है कुर्बानी विनोद खन्ना साहब की खास बात ये रही कि उन्होंने कभी भी खुद को स्टारडम में फंसने नहीं दिया अपनी मेहनत और सादगी से हमेशा सबका दिल जीतते रहे और एक तरफ जहां वो राजेश खन्ना सुनील दत्त फिरोज खान धर्मेंद्र जितेंद्र जैसे दिग्गजों के साथ काम कर रहे थे तो वहीं अमिताभ बच्चन साहब के साथ भी उनकी जोड़ी कमाल की रही जिसमें हेरा फेरी खून पसीना अमर अकबर एंथोनी जमीर परवरिश और मुकद्दर का सिकंदर जैसी फिल्में शामिल रही दिल हमारा खिल गया यार ऐसा मिल गया दिल हमारा खिल गया हाथ में जब हाथ आया ये जमाना हिल गया ये जमाना हिल गया ओ दो हाथों की देखो शान ये अल्लाह है ये भगवान दो हाथों की देखो शान ये अल्लाह है ये भगवान यारी मेरी कहती है यार पे कर दे सब कुर्बान कुर्बानी 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 अल्लाह को प्यारी है कुर्बानी विनोद खन्ना साहब और फिरोज खान साहब की दोस्ती के किस्से न केवल निजी जिंदगी में बल्कि फिल्मी दुनिया में भी खासे चर्चित हुए थे जब बात कुर्बानी की आती है तो ये दौर था जहां थोड़ा डाउनफॉल भी था तो ऐसे में फिरोज खान साहब ने उन्हें बड़ा सहारा भी दिया था 77 में अमिताभ बच्चन साहब के साथ उनकी की गई फिल्म परवरिश ने कहते हैं उन्हें बड़ा ब्रेक दिलवाया था और उनका करियर जो कि 80 के दशक में शानदार तरीके से आगे बढ़ रहा था कहते हैं कि उस वक्त में सबसे ज्यादा फीस लेने वाले अभिनेताओं में भी शामिल हो चुके थे फिरोज खान साहब लेकिन इसी दौर में उन्होंने एक ऐसा बड़ा फैसला लिया जिसने न केवल उनकी पर्सनल बल्कि प्रोफेशनल लाइफ जो थी दोनों ही जिंदगियों को कहीं हिलाकर रख दिया था उसकी दशा और दिशा दोनों बदल दी थी क्या था वो फैसला हम बताएंगे आपको अभी फिलहाल ये गाना आप तक दुनिया बहार की है बाहों में यार के ही दुनिया बहार की है प्यार बिना क्या जीना ये भी कोई जिंदगी है
विनोद खन्ना साहब का करियर इतना शानदार था कि 80 के दशक में वो इंडस्ट्री के सबसे ज्यादा फीस लेने वाले अभिनेताओं में शामिल हो चुके थे। लेकिन इसी दौर में उन्होंने एक बड़ा ऐसा फैसला लिया जिसने उनकी जिंदगी जो थी पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों को एकदम रुइन कर दिया था, एक अलग तरह का बदलाव ला दिया था। 1982 में कहते हैं कि वो अपने आध्यात्मिक गुरु की शरण में चले गए और फिर फिल्मों से दूरी बना ली और इसका सीधा असर उनकी जिंदगी पर पड़ा। उन्होंने अपने कॉलेज की दोस्त गीतांजलि से 1971 में शादी की थी और 85 में ये शादी टूट गई। और फिर जब वो आश्रम से लौटे तो कहते हैं इंसाफ, कुर्बानी, दयावान, चांदनी जैसी फिल्मों में नजर आए थे वो। दर्शकों ने उन्हें फिर से प्यार दिया, लेकिन पहले जैसा स्टारडम उन्हें नहीं मिल सका। तो जहां फिल्मों में वो जो स्टारडम था उसको उन्होंने लूज किया, तो वहीं उनकी शादी भी टूट गई थी। और कहते हैं कि उसके बाद खुद को बहुत अकेला भी महसूस करने लगे। हालांकि जब वो आध्यात्मिक गुरु की शरण में गए थे तो इसका सीधा फायदा अमिताभ बच्चन साहब को मिल गया। कहा जाता है कि अगर विनोद खन्ना आश्रम नहीं जाते तो आने वाले वक्त में अमिताभ बच्चन के स्टारडम को फीका कर सकते थे। यानी कि जिस जगह आज हम सदी के महानायक के तौर पर मिस्टर अमिताभ बच्चन साहब को देखते हैं, हो सकता था या है कि विनोद खन्ना साहब वहां पर होते अगर उन्होंने उस वक्त वो निर्णय, वो फैसला नहीं लिया होता। फिर यही वक्त है जो वक्त के साथ चीजें होती हैं, आती हैं सामने। 1999 के आते आते उन्होंने फिल्मों में 30 वर्ष से भी ज्यादा समय का योगदान दिया, जिसके लिए उन्हें फिल्म फेयर के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। 140 से भी ज्यादा फिल्में उन्होंने की जिसमें उन्होंने डिफरेंट काइंड ऑफ किरदार निभाए। कभी खलनायक बने तो कभी हीरो बने और फिर एक वक्त के साथ उन्होंने सपोर्टिंग किरदार भी किए और उसके बाद चरित्र अभिनेता जो थे उसकी भूमिका को भी उन्होंने निभाया। क्योंकि जैसा कि हमने आपसे पहले भी कहा था कि कभी भी खुद को स्टीरियोटाइप नहीं किया, खुद को एक दायरे में बांध कर रखने वाले वो अभिनेता थे ही नहीं। और शायद इसीलिए एक लंबी पारी उन्होंने खेली, लोगों के दिलों में घर भी किया। 1974 में हाथ की सफाई इस फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का पुरस्कार भी मिला उनको और उसी साल उनको नेशनल यूथ फिल्म अवार्ड से भी नवाजा गया। कहते हैं आश्रम में जाने से उनकी पहली शादी पर असर पड़ा था जो गीतांजलि से थी, जिससे उनके 2 बेटे हुए, राहुल खन्ना और अक्षय खन्ना। उस पर बुरा असर पड़ा और वो शादी टूट गई। जब वो लौट कर आए तो तलाक हो गया। इस बीच बहुत एकाकी भी महसूस करने लगे। फिल्मों में वो चीजें वैसी हो नहीं रही थी जैसा वो छोड़ कर गए थे। जिस हाइट पर, जिस पीक पर उन्होंने फिल्मों को छोड़ा था, एक अच्छा खासा स्टारडम था, उसको छोड़कर वो गए थे। और जब वापस आए तो हाँ, लोगों ने सराहा, लेकिन उस हद तक नहीं। साल 1990 में कहते हैं उन्होंने फिर कविता दफ्तरी से शादी कर ली, जो कि उनकी दूसरी पत्नी के तौर पर शुमार हुई, जिसमें उन्हें एक बेटा और एक बेटी, जिसमें साक्षी बेटे के तौर पर और श्रद्धा खन्ना उन्हें बेटी के तौर पर मिली। वांटेड, दबंग और दबंग 2 में सलमान खान के पिता के तौर पर भी उन्होंने भूमिका निभाई जब ढलते हुए अपने करियर पे थे, ढलान पर थे, क्योंकि किसी भी एक स्टीरियोटाइप होकर वो नहीं थे, जैसा कि पहले भी आपसे भी जिक्र हुआ इस बात का। उन्होंने उसको भी उतने ही खूबी से निभाया जैसे अपनी शुरुआती दौर में फिल्मों को कर रहे थे। साबित किया कि हाँ, जब भी फिल्मों में कदम रखेंगे, जब भी उन्हें करेंगे तो अच्छी तरीके से ही निभाएंगे। आखिरी फिल्म की अगर बात करें तो साल 2015 में शाहरुख खान साहब की फिल्म दिलवाले में दिखे थे। कहते हैं कि जिंदा दिल इंसान की तरीके से अपनी जिंदगी को उन्होंने भी जिया। एक लंबे अरसे तक कैंसर की बीमारी से जूझते रहे वो, ये बात सिर्फ उन्हें पता थी। तकरीबन 6 साल तक उन्होंने अपनी इस बीमारी को छुपा कर रखा और फिर एक वक्त आया जब हॉस्पिटलाइज्ड होना पड़ा और तब सब तक ये बात आ गई। सबने जान लिया कि आखिर क्या चीजें हैं जिसे वो अपने अंदर सहन कर रहे थे, जिसे वो जब्त कर रहे थे। और फिर आया वो दिन जो शुमार हुआ 27 अप्रैल की तारीख के तौर पर, वो तारीख जिसमें हम और आप आज दोनों मिलकर उन्हें याद कर रहे हैं, रेनबो के इस प्लेटफॉर्म के जरिए उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। 27 अप्रैल 2017। अभी 27 अप्रैल को याद रखिए क्योंकि 27 अप्रैल ही वो तारीख जब फिरोज खान साहब ने इस दुनिया को अलविदा कहा। अगर फिल्मों में आने का सफर देखें और फिल्मों से जाने की बात करें तो फिरोज खान साहब को भी कैंसर हुआ। कैंसर से वो जूझते रहे और फिर 27 अप्रैल 2009 को इस दुनिया से कूच कर गए। तो वहीं विनोद खन्ना साहब जो देखने में वैसे ही हैंडसम, डैशिंग, अच्छी पर्सनैलिटी, अच्छे अभिनेता के तौर पर शुमार हुए और जब जिंदगी का आखिरी वक्त आया तो कैंसर की चपेट में आए और फिर 27 अप्रैल 2017 को 70 साल की उम्र में कैंसर से उनका निधन हो गया। पर ये बात आप भी जानते हैं, जैसा कि पहले भी मैंने कहा, कि
कुछ लोग दुनिया जहान में ऐसे होते हैं कि वो कहीं नहीं जाते, वो हमेशा रहते हैं आपके आसपास, आपके विचारों में, आपके हाव भाव में, आपकी ज़िंदगी के एक एक पल में। उनमें से विनोद खन्ना साहब भी रहे। भले हमारे बीच नहीं है, लेकिन हमेशा हमारे साथ रहेंगे अपनी फिल्मों के ज़रिए, उनके अभिनय के ज़रिए, फिल्मों के गीतों के ज़रिए। तो इस आखिरी गीत के ज़रिए हम देते हैं विनोद खन्ना साहब को श्रद्धांजलि आज रेनबो की तरफ से। रात के 11:58 का वक्त हो चुका है और इसी आखिरी गीत के साथ, श्रद्धांजलि स्वरूप इस गीत के साथ, मैं यानी रिचा लेती हूँ आपसे इजाज़त आज की रजनीगंधा से। फिर जल्दी होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए शुभ रात्रि, शुभ खैर। आँखों में नींद न होती, आंसू ही तैरते रहते, ख्वाबों में जाते हम रात भर। आँखों में नींद न होती, आंसू ही तैरते रहते, ख्वाबों में जाते हम रात भर।